60 की दहाई उर्दू अदब के लिए एक अहम दहाई मानी जाती है, लेकिन इस दहाई में अफसाने में जिद्दत पैदा करने का तजुर्बा किया गया और इन तजुर्बों ने साख को नुकसान पहुंचाया। तजुर्बे के नाम पर इसकी पेचीदगियों को बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ाया गया कि अफसाने से कहानी गायब हो गई। अलामती तजरीदी अफसाने खवास से तो दाद वसूल कर रहे थे, लेकिन अवाम दूर हो रहे थे। अफसानों की खूबसूरती कहानियत का होना है, जब वही ना हो तो फिर अवाम का दूर हो जाना अजब नहीं। ऐसे वक्त में यानी दहाई के वक्त में डाइजेस्टों ने यकायक अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया। कहानियत पर जोर देती सुनी सुनाई कहानियाँ सामने लाने लगी। अवाम ने पजीराई बख्शी और अफसानों से कहानियत के इखराज से तंग आए कायरीन ने डाइजेस्ट में पनाह ली और डाइजेस्ट के कायरीन की तादाद हैरत अंगेज तौर पर नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ गई। इस दौर में उर्दू दुनिया में एक और सिंफ आगे बढ़ती जा रही थी, वो थी मुख्तसर कहानियाँ, अफसानचे। उनमें हैयत और फार्म का तजुर्बा कामयाब हुआ। लोग मकनातीस की तरह खींचने लगे। मशीनी दौर में वक्त की किल्लत है, उसने इस सिंफ को पजीराई बख्शी, क्योंकि एक नशिस्त में कई अफसानचे पढ़ लिए जाते। अवाम की दिलचस्पी को देख लिखने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी। ये और बात है कि उसे अल्फाज की कैद का तजुर्बा भी भुगतना पड़ा, जिसका असर मरकज़ी ख्याल पर भी पड़ता। हर कलमकार इतने तजुर्बेकार तो होता नहीं था कि वो अपने अफसानचे के मरकज़ी ख्याल को महदूद अल्फाज में मुकम्मल बयान कर दी। नतीजा वो कहानी अधूरी नज़र आती। फलश कहानी के अंदाज में भी इसे लिखने की कोशिश की गई तो इससे भी कहानियत बाहर हो गई। एहसासात से आम कारी को राग़िब करना हर एक का काम नहीं, इसलिए भी ये तजुर्बा बहुत ज़्यादा सोधमंद नहीं। लेकिन अफसानचे में न अल्फाज की कैद है और न एहसासात को पेश करने पर पाबंदी है। बस एक कैद है कि इख्तिताम पर कारी चौंक जाए। लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ ऐसे अफसानचे लिखे थे जिनका महवर लॉकडाउन था, जो लॉकडाउन के गिर्द घूम रहे थे। ऐसे अफसानचे मैं पेश कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात समझ में आ जाए। सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए मैं अपने अफसानचे पेश कर रहा हूँ। फिर से बता दूँ कि ये कहानियाँ लॉकडाउन के दौरान उलझे जहन से लिखी गई हैं। घर में मुक़य्यद कहीं आ जा नहीं सकता था। एक जैसा माहौल और हज़ारों किस्म के एहसासात वो जज्बात कि अब क्या होगा। एक बेयकीन बेरग़बती का दौर था और हम थे। इस दौर की कैफियत को भुलाने के लिए मैंने भी बहुत सारे अफसानचे लिखे। उन्हीं अफसानचों में से कुछ आपकी नज़र है, समाअत फरमाएं। उन्वान है इंसान और इंसानियत। ताली की ज़ोरदार आवाज़ उभरी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
बाज़ आवाज़ें खुद अपना तारुफ होती हैं। बाहर वाले कमरे में अगर कुर्सियों की जगह सोफ़ा सेट होता तो मैं भी उसे ड्राइंग रूम कहता, मगर दरी और इस पर सफ़ेद चांदनी, इधर उधर 2-4 गौ तकिए, इसलिए इसे कमरे निशिस्त कहता हूँ। इसी कमरे में कंप्यूटर पर बैठा मैं काम कर रहा था कि ताली की आवाज़ उभरी, मगर मैंने मुड़कर देखा नहीं तो उसने पूछा, ओए शहजादे, एक बार मुड़कर तो देख, हाथ मिलाने से वायरस फैलता है, आँख मिलाने से नहीं। आँख ही मिला ले ना। और फिर ताली। मैंने मुस्कुराते हुए मुड़कर देखा। दरवाजे पर दिलरुबा खड़ा था, यही उसका नाम है। चेहरा मुरझाया था। मैंने पूछा, क्या बात है दिलरुबा, कुछ उदास हो? वो दरवाजे पर ही बैठ गया, फिर कमज़ोर आवाज़ में बोला, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। अरे, क्या डेरे वालों से झगड़ा हो गया? नहीं जी, सबका यही हाल है। हम लोग रोज़ मांग कर खाने वाले इतने दिन हो गए लॉकडाउन को, जिसके पास जो था सब खत्म हो गया। ठहरो, कहकर मैंने बेगम को आवाज़ दी, खाना लाने को कहा। जब उसने पेट भरकर खा लिया तब मैंने पूछा, क्यों दुनिया भर की NGOs राशन बांट रही है, हुकूमत पैसे तकसीम कर रही है, फिर भी तुम लोग भूखे हो? शहजादे, अजीब बात कहते हो। हम बाहर निकलें तो 100 बातें। लोग मुक्का मारते हैं कि कोरोना फैलाएगा। हम अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराने दें तो मजाक उड़ाते हैं। लाइन में लगते हैं तो सब भगा देते हैं, जैसे हमारा तो पेट है ही नहीं। उसकी आंखें गैर मरे नुक्ते पर टिकी थीं, जैसे सवारी हूँ, क्या खुदा, इंसानियत कब जिंदा होगी इंसानों में। अब एक और कहानी सुनते हैं। इस अफसानचे का उन्वान है नफसियाती दुश्मन। राना सुबह से बौखलाई फिर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वक्त कैसे गुजरा गया। इसी उधेड़-बुन में अशर के आने का वक्त बहुत करीब आ चुका था। तमाम कज़न्स में वो उसे ज़्यादा पसंद था। चीन जाने से कबल भी वो कराची आता तो उन्हीं के घर ठहरता। बीजिंग जाने के बाद भी वो घंटों फ़ोन पर बातें करते, मगर अब जब उसके आने की नवेद मिली तो वो चकरा कर रह गई कि उसका सामना कैसे करेगी। मगर सामना तो करना था। चीन में वबा फैली तो उसने तंबी की थी, अब लौट आओ। जब इतने दिनों में इतना ना कमा सके कि चंद महीने घर बैठकर खा सको, तो इन कुछ दिनों में कितना कमा लोगे? इसलिए लौट आओ। और वो स्पेशल तैयारे से लौट आया था। 2-3 दिन गुजार कर गांव चला जाता। इसी सिलसिले में वो अम्मा अब्बा से बातें कर रहा था। वो भी एक जानिब सर झुकाए बैठी थी। कभी कभी चोर नज़रों से उसकी तरफ देख लेती, मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। राना दिल ही दिल में सोच रही थी, उन्हें कैसे समझाऊं। हाँ ही बार सही नज़र मिलाते रहे। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। लतीफ़ साहब उठकर बाहर चले गए। अम्मा ने आँखों से इशारा दिया तो राना
किचन में जाने को उठ गई। किचन में पहुंचते ही उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई। बहुत सारे लोग जमा थे। वो कह रहे थे, लतीफ़ साहब आपकी बात सही है, लेकिन क्या करें, हर शख्स खौफज़दा है कि आपके घर चीन से कोई आया है। प्लीज़ अपने भतीजे को फ़ौरन गांव भेज दें, वरना लोग मोहल्ला छोड़ जाएंगे। और वो सोच रही थी, क्या पूरा शहर प्यार का दुश्मन है, नफसियाती दुश्मन? और अब दूसरी कहानी की जानिब चलते हैं। लॉकडाउन क्या हुआ, मुझ पर जिंदगी के कई पहलू आश्कार हो गए। जिंदगी की रानाई जो मैं भूल चुका था वो दोबारा से सांस लेने लगी। वही बेगम जो 12 साला रफ़ाकत में 50 साला दिखने लगी थी, फिर से दरे दिल पर पहली दस्तक बन गई। उसका हुस्न जो मोटापे की दहलीज पर पहुंचकर दम तोड़ने लगा था, वो फिर से मोहब्बत की महकार लेने लगा। मैं टहलता हुआ बालकोनी में आ गया, जहां बेगम गिरिल से सर टिकाए नवी मंजिल से नीचे देख रही थी, जबकि नीचे सन्नाटा था। मैंने अपना हाथ इसके कंधे पर रखा और सरगोशी में कहा, डूबते सूरज की सुर्खी चेहरे पर ऐसे पड़ रही है जैसे गुलनार बनाकर दम लेगी। ऐसा रंग उभर रहा है जैसा रंग उस दिन तुम्हारे चेहरे पर देखा था, जब तुम सुर्ख जोड़े में लजाई शर्माई मेरी जिंदगी में आई थी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मोहब्बत ना बघारें, मुझे सोचने दें। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, उन आँखों में झांका जहाँ पावरफुल मैग्नेट फिक्स थे, जहाँ जज्बियत का ख़जाना था जो अपनी जानिब खींच लेते थे। उसने बात मुकम्मल की, मैं पोर पोर समझ गई हूँ। ये जो मोहब्बत है इसकी हकीकत भी जान गई हूँ। ये मोहब्बत क्या है, ज़रूरत का एक नाम है, रस की एक शक्ल है। लोग अपने तलब पर अल्फाज का खूबसूरत कवर चढ़ाकर उसे मोहब्बत कहते हैं। जिस्म की ज़रूरत है, जिन्स की तलब पर मोहब्बत का फ्रेम लगाकर अपने नफ्स पर पर्दा डालते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपने डायलॉग अपने पास रखें। फिर वो कमरे की जानिब मुड़ गई। बच्चे कारपेट पर इधर उधर लेटे मोबाइलों में गुम थे। उसने बच्चों की तरफ देखा, फिर ऊंची आवाज़ में बोली, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है तुम सब छुट्टी पर हो। दिन भर सोना, ठहर ठहर कर कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश करते रहना, व्हाट्सएप फेसबुक पर चैटिंग या फिल्मी ड्रामे देखना, यानी तुम्हारी छुट्टियां और मेरा इम्तिहान मुझसे अब बेकार नहीं होगा। इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि अब घर में भी लॉकडाउन होगा। किचन ब्रेकफास्ट के बाद बंद होगा तो लंच पर खुलेगा, फिर दोबारा डिनर के लिए ही खुलेगा। दरमियान में फरमाइश बंद होंगी कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए। और हाँ, अपने जूठे बर्तन और कोई एक पतीली खुद धोना होगी। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपना अपना मोबाइल मेरे पास जमा करा देंगे और कुछ न कुछ पढ़ेंगे। शाम 7 बजे मोबाइल वापस मिलेगा, फिर 11 बजे दोबारा मेरी कस्टडी में आ जाएगा। ये क़वानीन तुम्हारे अब्बू पर भी नाफिज हैं। कहकर वो मुड़ी और दोबारा से बालकोनी में जाकर डूबते सूरज को देखने लगी। बच्चे हैरान परेशान एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। खुद मेरे अंदर भी मद्दोजर की कैफियत थी, मगर कोई चारा भी तो नहीं था। बाहर जाकर धूल फाँकने से बेहतर यही था कि बेगम के आगे सर तस्लीम खम कर दो। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया।
कैफियत थी, मगर कोई चारा भी तो नहीं था। बाहर जाकर धूल फांकने से बेहतर यही था कि बेगम के आगे सर तस्लीम हम कर दो। वक्त गुजरा था कि वो मुस्कुराती हुई आई और दरवाज़ा भेड़ कर अपने आप को मुझ पर गिराते हुए बोली, खतरा बढ़ जाए तो लॉकडाउन ज़रूरी है। घर के निज़ाम पर ज़ब्त पड़ने का खतरा पड़ गया है। मेरी अदाकारी कैसी रही? हाँ, इस बिस्तर पे भी लॉकडाउन कायम रहेगा जब तक मैं कानून में तरमीम ना कर लूँ। और वो खिलखिलाती हुई दूसरे कमरे में चली गई।